राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। संघ और राज्य फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय व्यवस्था में स्वतंत्र है। संघीय व्यवस्था के अनुसार दो सरकारें होती हैं, एक होती है केंद्र और एक होती है राज्य सरकार। ठीक है, तो अपना देश जो है वो संघीय व्यवस्था पे काम करता है, लेकिन कुछ केसेस हैं जो कौन से केसेस होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। कौन सी? इमरजेंसी सिचुएशंस में अपन एकदम से यूनिटरी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यूनिटरी मतलब एकात्मक। और यही अपने संविधान की एक अद्भुत विशेषता है, ठीक, कि अपना संविधान जहां मैक्सिमम टाइम कैसा रहता है? फेडरल। ठीक, लेकिन इमरजेंसी केसेस में कैसा हो जाता है? एकात्मक। मतलब केंद्र जो है वो राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है, केंद्र की विधायी शक्ति राज्यों की विधायी शक्ति तक हावी हो जाती है, और केंद्र अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य की कार्यपालिका शक्ति पर कर सकता है। सेम वित्तीय संबंध भी जो राज्य के हैं इमरजेंसी सिचुएशंस में केंद्र संभालने लगता है। ठीक, तो अपन देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रूल, कल अपन ने राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ लिया था, आर्टिकल 352। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे क्या? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का, संवैधानिक मशीनरी का फेल हो जाए, मतलब किसी राज्य में कोई राज्य अपने संवैधानिक तंत्र को पालन करने में फेल हो जाए, मतलब संसद की विधियां और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो जाए। कौन? केंद्र, सॉरी राज्य। तो उस कंडीशन में क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल। ठीक, सब अपने संविधान में कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे एक है आर्टिकल 355। क्या है? 355 ये कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। संघ का दायित्व होगा कि वो राज्यों की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से या आंतरिक गड़बड़ी से रक्षा करे। किसका दायित्व है? संघ का। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका दायित्व है कि वो राज्यों की कैसे रक्षा करेगी? बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी से। तो ये यूनियन पे है, एक ऑब्लिगेशन है या यूनियन की ड्यूटी। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित एक संवैधानिक प्रावधान है। ये कहता है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का इम्प्लीमेंटेशन या तंत्र फेल हो जाए, ठीक, कोई राज्य सरकार अपने राज्य क्षेत्र में संविधान के अनुसार ना चल पाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति क्या है? आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को उस राज्य में लागू कर सकता है, राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति आपातकाल। ठीक है, नेक्स्ट एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 357 क्या है? 357 कहता है कि जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में इंप्लीमेंट हो जाए, प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में इम्पोज हो जाए, ठीक, तो उस केस में जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो उस राज्य के लिए ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। ठीक, इन जनरल केस ऑर्डिनेंस जो है प्रेसिडेंट इशू करता है कब? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, जब संसद अपने सत्र में ना हो, और ये होता है आर्टिकल 123 के तहत। पता है आपको? सेम गवर्नर आर्टिकल
213 के तहत जब राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं होती है तो गवर्नर आर्टिकल 213 के तहत क्या करता है? ऑर्डिनेंस इशू करता है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर की पैरेलल पावर नहीं। क्या पैरेलल मतलब समानांतर शक्ति नहीं है विधायिका के समान। मतलब यदि संसद या राज्य विधानमंडल सत्र में है उस समय प्रेसिडेंट या गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकता। ठीक है, विधायी शक्ति तो है लेकिन समानांतर शक्ति नहीं। ठीक, जिन मामलों में या जिस तरीके के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, जितनी शक्ति संसद को कानून बनाने की है या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने की है, सेम वही पावर ऑर्डिनेंस के केस में प्रेसिडेंट और गवर्नर को। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 357 के तहत जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य में, उस केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेकिन अभी हमने आपको बताया था कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस केस में पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाती है राज्य के विषयों पे। जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति को पावर है कि वो सेम पावर जैसे केंद्र में यूज कर रहा था वो संघ में कर सकता है। मतलब यदि पार्लियामेंट सत्र में नहीं है तो राज्य के विषयों पर कौन कानून बना सकता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 357 के तहत ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जैसा राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जब संसद सत्र में नहीं होती है तब ऑर्डिनेंस इशू करता था ना, ऐसा ही सेम कंडीशन प्रेसिडेंट रूल में राष्ट्रपति शासन के केस में है कि आर्टिकल 357 के तहत राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्य सूची के विषयों पर ऑर्डिनेंस या अध्यादेश इशू कर सकता है। इतना समझ में आया? चलो, एक और कंडीशन है जो है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 हमने आपको बताया है कि जो आपकी प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, राज्य अपने मतलब संविधान के अनुसार चलने में विफल हो जाता है, उस केस में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन को इम्पोज कर देते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर देते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के मेनली दो तरीके होते हैं, या तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट 356 का यूज करते हैं। राष्ट्रपति यदि देख रहे हैं कि किसी राज्य में या उनको ऐसा लगता है, उनको रिपोर्ट आती है गवर्नर के द्वारा, सिफारिश की जाती है कि भाई राज्य में है ना संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, ठीक, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई, ठीक, ऐसी कंडीशन नहीं है कि इलेक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा अशांति टाइप की फैल गई है, मणिपुर का केस है अभी रिसेंट अपने सामने। उस कंडीशन में सीधा या तो गवर्नर, राज्य के गवर्नर प्रेसिडेंट को सिफारिश कर दें, या डायरेक्ट प्रेसिडेंट भी क्या लगा सकते हैं? प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। लेकिन एक और उनके पास इंस्ट्रूमेंट है, किनके पास? प्रेसिडेंट के पास, कि वो उसके तहत भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, और वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है या सेकंड उनके पास तरीका है, वो है आर्टिकल 365, अनुच्छेद 365। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अपने यहाँ देश में संघीय प्रणाली, ठीक है, लेकिन उस संघीय प्रणाली में केंद्र का थोड़ा सा महत्व अधिक है, ठीक है। हमने बताया था संघीय प्रणाली जो पढ़ रहे थे, फेडरल स्ट्रक्चर, हमने बोला था कि सेंटर और स्टेट को सेम कहते हैं ना, वेट मशीन में सेम तरीके से हैं, लेकिन केंद्र को कुछ दायित्व अधिक दिए, जैसे अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज में, ठीक है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा यदि 2/3 मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद कानून बना सकती है ना।
ऐसे ही 2-3 प्रोविजन और थे। मतलब केंद्र को थोड़ा सा पावरफुल रखा गया है किस पे, राज्य पे, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 365 कहता है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव होगी, स्टेट की कार्यपालिका होगी, राज्य की कार्यपालिका अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगी कि उस राज्य के भीतर संसद की विधियों का मतलब पार्लियामेंट के लॉज का, पार्लियामेंट के रूल्स का और केंद्र की कार्यपालिका के द्वारा दिए गए निर्देश, जो भी यूनियन एग्जीक्यूटिव ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिए गए, कुछ गाइडलाइंस दी गई। कोविड में अपन ने देखा था कि रोज हेल्थ मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आती थी, निर्देश आते थे कि आपको क्वारंटाइन में ये पालन करना है, ठीक है, वैक्सीनेशन का ये करना है, आते थे ना, हम लोग डेली देखते थे। तो राज्य बिना कोई देरी किए उनका अनुपालन करते थे, उनको फॉलो करते थे। सेम यदि अपन देखें कि जो रेलवे की संपत्ति है, ठीक है, रेलवे तो है यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में, ठीक है, राज्य सूची का विषय तो है नहीं, संघ सूची का विषय है। लेकिन रेलवे की जो संपत्तियां हैं वो तो डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूट है ना। रेल की पटरियां हैं, स्टेशन है, वो तो नरसिंहपुर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है, और ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट के तौर पे राज्य का पार्ट है। तो उस केंद्र की संपत्ति की रक्षा करना और रखरखाव करना उस राज्य की जिम्मेदारी है ना। सेम अपन कम्युनिकेशन में देखें, संचार साधनों में देखें, ठीक है, और सेना के भी संस्थान हैं, सेना के ऑफिसेज हैं अलग अलग राज्यों में, उनकी संपत्ति की रक्षा करना और रखरखाव करना किसकी जिम्मेदारी होती है, राज्य की। तो केंद्र कार्यपालिका, यूनियन या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी निर्देश दिए गए हैं, कोई भी गाइडलाइन दी गई है, उसका पालन करना किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य सरकार की, राज्य कार्यपालिका की। और संसद के द्वारा जो भी विधियां बनाई गई हैं उसका भी अनुपालन किसको करना है, राज्य सरकार। अब राज्य सरकार अपने राज्य के भीतर अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगी कि इनका उल्लंघन हो, आप इनको बाईपास नहीं कर सकते। आप राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करोगे तो इन विधियों को मानना पड़ेगा, इन निर्देशों को मानना पड़ेगा। इन केस आप इनको नहीं फॉलो करते हो, इनको नहीं मानते हो, राज्य विधायिका कह रही है कि हमारे कानून के अनुसार राज्य कार्यपालिका चले, ना कि संसद के अनुसार। तो ये तो राज्य जो है संसद को या केंद्र सरकार को फॉलो नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में आर्टिकल 365 लागू हो जाएगा, या कहें कि आर्टिकल 365 के तहत जो निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन यदि राज्य कार्यपालिका, राज्य सरकार नहीं करेगी तो भी 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। समझ गए? प्रेसिडेंट रूल में फिर से बता देता हूँ कि जब भी किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, विफल हो जाए, ठीक, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। प्रेसिडेंट रूल लगाने की मतलब शक्ति राष्ट्रपति को, ये दो तरीके से राष्ट्रपति कर सकते हैं। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति डायरेक्टली गवर्नर की सिफारिश को माने, या प्रेसिडेंट स्वयं राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए,
या किसी राज्य में ऐसी अशांति हो जाए या उस राज्य में कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाए, हंग असेंबली हो जाए, तो इस केस में क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। नहीं तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट है, दूसरा तरीका है, आर्टिकल 365 के तहत आर्टिकल 356 को लागू किया जाए। इस केस में राज्य की कार्यपालिका यदि संसद की विधियां और केंद्र की कार्यपालिका के दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ होती है, विफल होती है, इस केस में आर्टिकल 365 के तहत आर्टिकल 356 को इंप्लीमेंट कर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जाए। यहाँ तक समझ में आया? तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी, और वो भी कौन सी स्टेट में, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। अब प्रेसिडेंट रूल उन्होंने इम्पोज तो कर दिया है, लेकिन यदि हमने बताया है प्रेसिडेंट जो है वो किसके पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है कि नहीं, कार्यपालिका भूल गए क्या? आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 क्या कहता है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक, ओके। इसके तहत वो केंद्रीय कार्यपालिका, किसके, यूनियन एग्जीक्यूटिव, केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका के क्या होंगे, प्रमुख होंगे, ठीक। कोई भी संघीय कार्यपालिका से संबंधित निर्णय होगा उनसे ही गुजर के जाएगा, ठीक, वो ही डिसाइड करेंगे, ठीक। लेकिन हमने एक और आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 74 पढ़ा है कि नहीं, अनुच्छेद 74 पढ़ा है, क्या कहता है, मंत्रिपरिषद प्रेसिडेंट को सलाह देने और सहायता करने के लिए क्या होगी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक, जिसका मुख्य कौन होता है, मतलब प्रेसिडेंट कोई भी निर्णय लेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श से ही लेंगे, ठीक। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होगा, मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, और उस मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए निर्णय का या निर्देशों का पालन करना प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगा, बाध्यकारी, बाइंडिंग। मतलब प्रेसिडेंट सिर्फ कुछ मामलों में ही अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी विवेकाधीन शक्ति का ही प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाना है, कौन निर्णय लेगा, राष्ट्रपति ले रहे हैं, राष्ट्रपति क्या ये अपनी विवेक से ले रहे हैं? देखो, पहली बात तो राष्ट्रपति ये देख रहे हैं कि गवर्नर उनको सिफारिश कर देंगे। अब गवर्नर की सिफारिश यदि की जा रही है तो राष्ट्रपति उसको मानेंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा। लेकिन जो गवर्नर, राज्यपाल का पद है, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है कि नहीं, है ना, उनका चुनाव तो होता नहीं। उसके अलावा देखें तो गवर्नर को कहा जाता है वो कड़ी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, है कि नहीं। और प्रेसिडेंट खुद भी प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं आर्टिकल 365 के तहत, ठीक है। अब यदि प्रेसिडेंट इन दो चीजों को मान के प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन केंद्रीय कार्यपालिका से इन्फ्लुएंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं
संसदीय नियंत्रण है कि नहीं? भाई प्रेसिडेंट ने इन दो कंडीशंस को माना तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिए। अब ये तो एग्जीक्यूटिव की बात हो गई ना, एग्जीक्यूटिव की बात हो गई। अब अपने संविधान में कहा भी गया है, क्या कहा गया? सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? मंत्रिपरिषद अपने निर्णयों के प्रति किसके लिए उत्तरदायी होगी? लोकसभा। और संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि कार्यपालिका अपने निर्देशों और कार्यों के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होगी? संसद के प्रति होगी ना। तो कार्यपालिका ने कोई आदेश निकाला और सीधा इंप्लीमेंट हो जाएगा क्या? यदि हो जाएगा तो ये संसदीय प्रणाली कहाँ हो गई? तो कार्यपालिका कुछ भी कर सकती है। और जबकि अपन कह रहे हैं भारत में संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में वो कार्यपालिका जो है वो किस काम में है? किस काम में? लेजिस्लेचर का, विधायिका का। विधायिका काम है कौन? एग्जीक्यूटिव। मतलब यदि एग्जीक्यूटिव कोई भी डिसीजन लेगी तो वो उत्तरदायी किसके लिए होगी? तो इस कंडीशन में क्या पार्लियामेंट्री नियंत्रण नहीं होगा? विधायी नियंत्रण नहीं होगा? लेजिस्लेचर कंट्रोल नहीं होगा? होगा। प्रेसिडेंट ऐसे ही इमरजेंसी इंपोज नहीं कर सकते। यदि इंपोज करना है तो जारी रखने के लिए पार्लियामेंट से अनुमोदन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे वो? अब आगे देखो, प्रेसिडेंट ने उद्घोषणा की, क्या की? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट। इसके बाद ही तो सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है क्या? संसदीय अनुमोदन। और यही तो बता रहा है कि इमरजेंसी भी लग रही है तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है इस पे। एग्जीक्यूटिव ने डिसाइड कर लिया कि इमरजेंसी की उद्घोषणा हो गई, लेकिन पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी है। कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के प्रति संसद पे उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अब ये होगा कैसे उत्तरदायी? प्रेसिडेंट लगा दिए, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी। अब वो जो घोषणा है वो कहाँ आई? संसद में। ठीक है, संसद के पास, संसद के दोनों सदनों के पास 2 माह का समय है। क्या है? 2 माह का, 2 महीने का समय है कि वो उस 2 माह में इस अनुमोदन के प्रस्ताव को क्या कर दे? पारित कर दे। यदि वो इस अनुमोदन के प्रस्ताव को 2 महीने में दोनों सदनों से पारित कर देती है तो क्या माना जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल कंटिन्यू रहेगा कितने महीने तक? 6 महीने, आने वाले 6 माह। ठीक। इसके बाद फिर संसद 2 माह के भीतर आगे जारी रखने के प्रस्ताव को अप्रूव कर दे। फिर 6 माह तक प्रेसिडेंट रूल जारी रहेगा और मैक्सिमम 3 साल तक किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल जारी रह सकता है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है जो 44वें संविधान संशोधन 1978 से जोड़ी गई। 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जोड़ी गई। वो ये है कि प्रेसिडेंट रूल को किसी राज्य में 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना हो या 1 साल से ज्यादा समय के लिए जारी रखना हो तो 2 कंडीशन को होना या 2 कंडीशन को मानना जरूरी है।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा जाए, ठीक है, कि उस राज्य में चुनाव कराना अभी सही नहीं है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस राज्य में चुनाव कराने में अभी असमर्थ है, ऐसी स्थिति नहीं है, तो 1 साल से ज्यादा इमरजेंसी को बढ़ाया जा सकता है। सेकंड, यदि इस टाइम पीरियड में जब वो नेशनल इमरजेंसी चल रही है और उसका टाइम पीरियड 1 साल हो गया, उसके बाद एक्सटेंड करना है कि नहीं, तो एक और सेकंड कंडीशन है कि पूरे देश में या उस राज्य क्षेत्र में क्या लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लग जाए, ठीक, आर्टिकल 352 इंप्लीमेंट हो जाए इन द होल नेशन और पार्ट ऑफ रीजन, तब भी 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड करना है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत 2 कंडीशंस बताई कि चुनाव आयोग चुनाव कराने में उस राज्य में असमर्थ हो, या पूरे देश या उस राज्य में या किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल उस समय लागू हो, ठीक है। अब मैंने बोला है कि संसद जो है वो 2 माह के भीतर क्या करेगी, प्रेसिडेंट ने जो घोषणा की है, जारी की है राष्ट्रपति शासन लगाने की, उस घोषणा को संसदीय अनुमोदन करेगी, मतलब पारित करेगी। इन केस संसद का एक सत्र तो एक सदन तो स्थायी है, राज्यसभा, ठीक, और एक है लोकसभा जो कि अस्थायी सदन। इन केस 2 माह के भीतर जब वो प्रस्ताव आया है कहां पे अनुमोदन के लिए, संसद के पटल पर, और राज्यसभा से अनुमोदन मिल जाए, राज्यसभा से पारित हो जाए, लेकिन लोकसभा से पारित हुए बिना इस 2 माह के पीरियड में लोकसभा विघटित हो जाए, भंग हो जाए, तो ये प्रस्ताव जारी रहेगा कि खत्म हो जाएगा? जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा? जब तक लोकसभा का गठन ना हो जाए, और लोकसभा के गठन होने के 2 माह तक ये प्रस्ताव जारी रहेगा। 30 दिन, 30 डेज, ठीक है, समझ गए? अब ये तो हो गया आपका संसदीय अनुमोदन, ठीक है। अब लोग आपकी इमरजेंसी जारी है, 3 साल बाद ऑटोमेटिक वो समाप्त हो जाएगी। इस समय के भीतर यदि राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट रूल को समाप्त करना है, राष्ट्रपति शासन को समाप्त करना है, तो वो कैसे करेंगे? वो दूसरी कोई घोषणा के द्वारा उसको समाप्त कर सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी में जो 3 कंडीशन थी कि लोकसभा के 1/3 मेंबर स्पीकर के पास जाएं, लिखित अनुमोदन दें, ठीक है, फिर विशेष बैठक बुलाएं, फिर सामान्य बहुमत से पारित हो, है ना, या राष्ट्रपति एक दूसरे घोषणा करें, ठीक है, 3 कंडीशन थी, या स्वतः वो समाप्त हो जाती है यदि जारी रहने का अनुमोदन पारित न किया जाए। लेकिन इस केस में क्या है, राष्ट्रपति जारी ना रखने की उद्घोषणा जारी कर रहे हैं, राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा जारी कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन को, प्रेसिडेंट रूल को समाप्त किया जाए, ठीक है, तो समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रूल जब इंप्लीमेंट होता है तो उस राज्य के भीतर सेंटर स्टेट के रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं विधायी संबंधों का
पर क्या प्रभाव पड़ता है लेजिस्लेटिव रिलेशंस में। तो जब राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो उस राज्य की विधायिका को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है ना, निलंबित कर दिया जाता है। तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसे मिल जाती है? संसद। और राष्ट्रपति राज्य सूची के किसी भी विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। 357 में पता चलता। अब प्रशासनिक संबंधों पे या कार्यपालिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस कंडीशन में जो मंत्री परिषद है वो भी खत्म हो जाती है, निलंबित हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, ठीक। और अब या तो राष्ट्रपति डायरेक्टली अपने ऑफिशियल्स के तहत शासन चलाएगा, राज्य का कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करेगा, या वो गवर्नर को डेलीगेट करेगा वो पावर, और गवर्नर हो सकता है चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव के द्वारा राज्य की कार्यपालिक शक्ति का प्रयोग करेगा, ठीक है। ऐसे ही वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि राज्य के जो भी धन विधेयक हैं, वित्त विधेयक हैं, वो प्रेसिडेंट के पास या संसद के पास जाएंगे, ठीक है, और संसद उनको पारित करेगा, अनुमोदित करेगा, ठीक है। तो ये था अपना राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है अपने सेंटर स्टेट रिलेशंस पे, ठीक है। तो धन्यवाद। ठीक रहा है।